प्रोजेक्ट्स को देश की इकोनॉमी और लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले इंपैक्ट के लिहाज से इवैल्यूएट किया जा रहा है। ऐसे में फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती है कि नीति आयोग खुद इसे इवैल्यूएट करे। बहरहाल ये सवाल उठना। नमस्कार, मैं हूं सुजीत तिवारी, आप सभी का स्वागत करता हूं द ग्लोबल मसाला में। और आज का हमारा टॉपिक है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाई इंडिया इज मेकिंग टू मच रोड्स। आइए हम इस छोटे से एनिमेटेड वीडियो की मदद से हम इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत इतने सारा रोड और हाईवे क्यों बना रहे हैं। आइए। इन्वेस्टमेंट्स को अप्रूव किया है। इसकी मदद से 8 नए हाईवेज बनाए जाएंगे। इन नए प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करते हुए जैसा कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हाईवे प्रोजेक्ट से 44 मिलियन मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जहां 935 किलोमीटर की लंबाई में फैले ये 8 नए हाईवे अलग अलग इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को आपस में जोड़कर देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये सारी कवायद 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए ही है, जिसके तहत बीते 10 साल से देश भर में युद्ध स्तर पर हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के डेवलपमेंट का काम जारी है। जहां बीते एक दशक में बॉर्डर रोड अथॉरिटी और एनएचएआई ने मिलकर रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में न जाने कितने ही रिकॉर्ड तोड़े। फिर चाहे वो 19,000 फीट की ऊंचाई पर हाईएस्ट मोटरेबल रोड को कंप्लीट करने की बात हो या फिर रिकॉर्ड समय में नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन पूरा करने की बात, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन हाईवे पर फाइटर प्लेन्स को भी उतारने की ही बात क्यों ना हो। भारत ने बीते कुछ सालों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बिछाया है कि आज यूएसए के बाद इंडिया में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क मौजूद है और आज भी देश भर में नए एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे बनाने का काम दिन दूनी रात चौगनी गति से चल रहा है। मगर इस सब के बीच सवाल यह उठता है कि क्या वाकई भारत को इतने मैसिव रोड कंस्ट्रक्शन की जरूरत भी है। अब आप कहेंगे कि यह कैसा सवाल है। ऑब्वियसली इंडिया के डेवलपमेंट के लिए रोड्स जरूरी हैं, वरना इंटर रीजन कनेक्टिविटी, फ्रेट ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बूस्ट कैसे मिलेगा। तो आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, मगर मेरा सवाल यह है कि भारत जिस प्रपोर्शन में एक्सप्रेसवे और हाईवेज पर इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उससे वो डेवलपमेंट हो पाएगा जिसका ख्वाब वो देख रहा है? और क्या इन एक्सप्रेसवेज के कंस्ट्रक्शन से देश के हिंटरलैंड में वो डेवलपमेंट आ पाया है जिसकी उससे उम्मीद थी, या फिर हम यूं ही मैसिव इन्वेस्टमेंट करके हाईवे पर हाईवे बनाए जा रहे हैं? दोस्तों, ये सवाल केवल हम नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खुद भी पूछ रही है। जहां फाइनेंस मिनिस्ट्री का यह प्रपोजल है कि रोड ट्रांसपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जिन पर सरकार भारी पैसा इन्वेस्ट कर रही है, क्या इन प्रोजेक्ट्स को देश की इकोनॉमी और लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले इंपैक्ट के लिहाज से इवैल्यूएट किया जा रहा है। ऐसे में फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती है कि नीति आयोग खुद इसे इवैल्यूएट करे। बहरहाल ये सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि बीते कुछ सालों में जहां नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंडर मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया जाना था, वहां आज भी मेन फोकस और इन्वेस्टमेंट का एक मेजर चंक रोड ट्रांसपोर्ट को ही जा रहा है। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इज इंडिया बिल्डिंग टू मेनी रोड्स। लेकिन अपने इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेक्शंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक्स यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का कहना था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। यानी अमेरिका के रोड्स अच्छे हैं इसलिए नहीं क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका अमीर ही इसलिए है क्योंकि उसके रोड्स बहुत अच्छे हैं। यही कारण है कि अक्सर आज भी इंडियन पॉलिटिशियंस अमेरिकन रोड्स को ही गोल्ड स्टैंडर्ड मानकर इंडिया की तुलना उनसे करते दिखाई देते हैं। इसी तरह अगर हम चाइना के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के पाथ पर नजर डालें तो उसमें भी चाइना के हाईवे ने ही एक प्राइम रोल प्ले किया है। जहां चाइना का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसके हिंटरलैंड तक केवल इसलिए पहुंच पाया क्योंकि चाइना ने अपने रोड नेटवर्क को डेवलप करने पर खास ध्यान दिया था। नतीजा यह हुआ कि आज चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हॉटस्पॉट है और उसे द वर्ल्ड्स फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। भारत का हाईवे प्रोग्राम भी बिल्डिंग अ नेशन नॉट जस्ट रोड्स के टैगलाइन के साथ इसी बात से प्रेरित दिखाई देता है। मगर यदि हम इंडिया की वास्तविक स्थिति को देखें तो आज भी इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने में नाकाम साबित हो रहा है। जहां आंकड़ों के अनुसार देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2014 से ही 5.9% के एवरेज ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है और आज भी देश की जीडीपी में उसका शेयर 16 to 17% तक ही लिमिटेड है। यहां तक कि लगभग 10 इयर्स पहले लॉन्च किया गया मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी अब एक फेलियर के रूप में देखा जाने लगा है। नतीजा यह है कि इंडिया के हिंटरलैंड एरियाज में वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन हो ही नहीं पाया जैसी उससे उम्मीद थी। आज भी इंडिया का प्रमुख इंडस्ट्रियल बेस और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज देश के प्राइम और कन्वेंशनल इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट्स तक ही लिमिटेड है। इसके चलते चाइना की देखा देखी भारत ने जिस भारी भरकम इन्वेस्टमेंट से देश भर में एक्सप्रेसवे डेवलप किए थे, उनका यूज आज भी लिमिटेड ही है। यही कारण है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो सिटीज से होकर गुजरने वाले एक्सप्रेसवेज डेवलप्ड और जैम पैक्ड दिखाई देते हैं, लेकिन देश के अंदरूनी हिस्सों से जाने वाले हाईवे और एक्सप्रेसवे मोस्टली खाली ही नजर आते हैं। यही वजह है कि कम आवाजाही के चलते इन एक्सप्रेसवे पर प्राइवेट कंपनियों के लिए टोल स्टैब्लिश करना भी एक घाटे का सौदा साबित हो रहा है। नतीजा यह है कि बड़ी जोर शोर से इनॉग्रेट हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर टोल स्टैब्लिश करने के लिए यूपीडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। जहां 5 राउंड्स की बिडिंग के बाद भी कोई टेंडर न मिलने की वजह से थक हारकर यूपीडा को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को ही बदलना पड़ा। इसके चलते 6 महीने बाद ही उसे एक प्राइवेट टोल ऑपरेटर मिल पाया। कुछ ऐसा ही हाल देश के दूसरे हाईवेज का भी है। वहीं मैसिव हाईवे प्रोजेक्ट से ये उम्मीद की जा रही थी कि ये मेट्रो सिटीज के कंजेशन और ह्यूमन प्रेशर को कम करके सैटेलाइट टाउन्स के डेवलपमेंट में एक अहम रोल प्ले करेंगे। साथ ही ये अनुमान था कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से जब देश के हिंटरलैंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो इससे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन पर रोक लगाई जा सकेगी। मगर सच्चाई आज भी इस अनुमान से कोसों दूर है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इंडिया के ये हाईवे वो पर्पस सर्व नहीं कर पा रहे जिनके लिए इन्हें बनाया गया था। लेकिन इस सब के अलावा अक्सर मैसिव स्केल पर बनाए जा रहे भारत के इन हाईवेज की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए जाते हैं, जहां यह कहा जाता है कि इंडिया की प्रायोरिटी क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पर है। तो चलिए अब हम इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीते एक दशक में इंडिया ने अपने रोड नेटवर्क का मैसिव एक्सपेंशन किया है, मगर आज भी इंडिया की रोड्स और यहां तक कि उसके नेशनल हाईवेज अपनी पुअर क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए जहां एक और 15,000 करोड़ की लागत से बने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर इनॉग्रेशन के कुछ समय बाद ही 4 दिन की बारिश में पॉटहोल्स डेवलप हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तो कहीं मिट्टी धंस गई तो कहीं बीम दरक गई। अब इतना भी काफी नहीं था कि कुछ जगहों पर 15 to 20
50 फीट का पोर्शन ही जमींदोज हो गया, जिसकी वजह से 4 कार सवार बाल बाल बचे। खैर, इन उदाहरणों को स्टैंड अलोन केस या फिर लोकल लेवल नेग्लिजेंस मानकर नजरअंदाज भी कर दे तो देश के हाईवेज की दुर्गति की यह कहानी इतनी लंबी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब देखिए, बीते महीने ही हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक डिटेल रिपोर्ट देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को देश से जोड़ने वाले 3 महत्वपूर्ण हाईवेज की खस्ता हालत की कहानी बयां करती, जहां ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे मुंबई अहमदाबाद, मुंबई नासिक और मुंबई गोवा हाईवेज पॉटहोल्स, पुअर मेंटेन्ड रोड्स और रोड कंस्ट्रक्शन के पुअर स्टैंडर्ड्स का प्राइम एग्जांपल बनी हुई है। जहां एनएचएआई खुद यह बात मानता है कि मुंबई नासिक हाईवे पर 1500 पॉटहोल्स बन गए, लेकिन इसके पीछे एनएचएआई का एक्सक्यूज ये है कि ये पॉटहोल्स व्हीकल्स के ज्यादा प्रेशर की वजह से बने। मगर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हीं व्हीकल्स की मदद से एनएचएआई ने मुंबई नासिक हाईवे से बीते 5 सालों में ही 1100 करोड़ रुपीस का टोल वसूल किया है, मगर रोड की हालत अब भी जस की तस है। इतना ही नहीं, 2021 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के अनुसार देश में 1,55,000 लोगों की जान रोड एक्सीडेंट्स में गई, जबकि 3,71,000 लोग इसमें इंजर्ड हुए। जाहिर है, यदि इनमें अनरिपोर्टेड केसेस को भी जोड़ दें तो ये डेटा कहीं ज्यादा होगा। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि इन रोड एक्सीडेंट्स से रिलेटेड डेथ्स में से 34% नेशनल हाईवेज पर और 25% स्टेट हाईवेज पर होती हैं, जिसका एक प्राइम रीजन इंडियन हाईवेज का पुअर मेंटेनेंस और इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है। और ये बात देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खुद भी मानते हैं। उदाहरण के लिए 2022 के इनफेमस साइरस मिस्त्री रोड एक्सीडेंट केस की जांच में भी अनसेफ और पुअर मेंटेनेंस ऑफ रोड से जुड़े सेफ्टी हैजर्ड्स की बात ही सामने आई थी। इतना ही नहीं, इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट में इन हाईवेज के अनसाइंटिफिकली प्लान होने की भी बात कही गई थी। एनएचएआई का खुद का डेटा यह बताता है कि इन एक्सीडेंट्स में मरने वाले 70% लोग 18 to 45 ईयर्स के प्रोडक्टिव एज ब्रैकेट में होते हैं। ऐसे में रोड एक्सीडेंट्स को देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड के सबसे बड़े ड्रेन के रूप में देखा जाता है। मगर इसके बाद भी हमारे देश में आज भी हाईवेज कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर ध्यान दिया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा हाईवेज बनाने की होड़ मची है। इसका प्राइम एग्जांपल हमें बीते साल के बजट में देखने को मिलता है, जहां हाईवे सेक्टर के बजट में से हाईवेज मेंटेनेंस के लिए महज 1% का ही बजट एलोकेट हुआ था, जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 के अनुसार इसे कम से कम 10% होना चाहिए था। इतना ही नहीं, भविष्य में मेंटेनेंस के लिए डेवलप्ड कंट्रीज की तरह कुल हाईवे सेक्टर के बजट का 40% खर्च करने का लक्ष्य तय किया गया था। ऐसे में जाहिर है कि भारत को अपने हाईवेज नेटवर्क को बढ़ाने से ज्यादा एक्जिस्टिंग हाईवेज को मेंटेन करने पर ध्यान देने की जरूरत है। मगर यहाँ बात केवल रोड सेफ्टी की ही नहीं है, बल्कि बात ह्यूमन वैल्यू और एनवायरमेंटल कंसर्न की भी है। और यहाँ बात केवल इकोनॉमी की ही नहीं है, बल्कि इकोलॉजी की भी है। यही कारण है कि एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देश में हो रहे हाईवे एक्सपेंशन पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, 2020 में फाइल्ड एक आरटीआई के रिप्लाई में गवर्नमेंट ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए लगभग 2 लाख पेड़ों को काटना पड़ा। इसी तरह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के 16 किलोमीटर के एक सेक्शन को बनाने में 7500 से भी ज्यादा पेड़ों को काटा गया, जबकि मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के लिए 39,000 पेड़ों की आहुति दी गई। मगर अब आप कहेंगे कि आखिर इसमें कौन सी नई बात है? आफ्टर ऑल, डेवलपमेंट के नाम पर ग्रीन कवर को मिटा देना तो अब एक वेल एक्सेप्टेड नॉर्म बन चुका है, जहां आगे जाकर और अधिक पेड़ों को प्लांट करने का हवाला देकर प्रोटेस्ट को दबा दिया जाता है। आफ्टर ऑल, इतने मैसिव स्केल पर पेड़ों को काटने से होने वाले नुकसानों का पता तो लॉन्ग टर्म में ही चलेगा, इसलिए इतनी दूर की क्यों सोचना। मगर हाईवेज कंस्ट्रक्शन को लेकर एनवायरमेंट की हो रही इसी अनदेखी ने आज एक ऐसा विकराल रूप ले लिया है जिसे रोक पाना अब मुश्किल दिखाई देता है। अब देखिए, बीते महीने ही कर्नाटका के शिरूर में हुए लैंडस्लाइड में जान माल की हानि हुई, जिसे लेकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट का कहना है कि ये लैंडस्लाइड NH66 के अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन की वजह से ही हुआ है। मगर ये वो पहला मौका नहीं है जब इस तरह से अनसाइंटिफिक हाईवे कंस्ट्रक्शन पर प्रश्न चिन्ह लगे। इसके पहले भी उत्तराखंड में चल रहा 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट और हिमाचल प्रदेश में चल रहे अलग अलग रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी एक्सपर्ट्स बार बार सरकार से कड़े सवाल पूछते रहे हैं। इतना ही नहीं, शायद आपको याद हो कि बीते साल जब जोशीमठ के रूप में पूरे एक टाउन ने ही जमीन में धंसना शुरू कर दिया था, तब भी इसी तरह हाईवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाए गए थे, जहां इससे जुड़े एनवायरमेंटल कंसर्न की वजह से नॉर्थ ईस्ट में तो यूथ रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स के खिलाफ सड़कों पर तक उतर गए। मगर स्थिति अब भी जस की तस है, यहां तक कि हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एनवायरमेंटल लॉज की अनदेखी और नियमों में बदलाव तक कर रही है। इतना ही नहीं, इंडिया की महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में एनवायरमेंट वायलेशन को देखते हुए खुद एनजीटी ने एनएचएआई पर 45 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया था और अभी से ही इस प्रोजेक्ट को एक सोशियो इकोलॉजिकल डिजास्टर बताया जाने लगा है, जिसके चलते यह बहस और भी ज्यादा तेज होती जा रही है कि यह बात सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किसी भी देश के लिए जरूरी है, मगर आखिर भारत उसके लिए क्या कीमत चुकाने जा रहा है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इंडिया ये कीमत चुकाकर डेवलप्ड नेशन बन पाएगा या अपने ही हाईवे के जाल में उलझकर रह जाएगा। मगर इसके बाद भी वक्त वक्त पर इस बात का रिव्यू किया जाना जरूरी है कि इंडिया द्वारा उठाए जा रहे कदम कितने सही हैं। यदि हम गौर से देखें तो ये पाएंगे कि भारत ने जो चुस्ती हाईवे डेवलपमेंट के मामले में दिखाई, अगर उतनी ही तेजी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में दिखाई होती तो शायद इंडिया अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ की गति को कई गुना बढ़ा सकता था। दोस्तों, ये बात सही है कि भारत ने बीते एक दशक में हाईवे डेवलपमेंट के साथ साथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट और गति शक्ति के रूप में मल्टी मोडल प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए। और इन्हीं का यह नतीजा है कि आज जहां एक और भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ देश के कई कोनों को वंदे भारत जैसी लग्जूरियस ट्रेनों से जोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, आज देश के 94% रेलवे ट्रैक्स भी इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। मगर इन सब के बाद भी यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत आज भी की इश्यूज को एड्रेस करने में नाकाम है, जहां उसका रेलवे ट्रांसपोर्ट आज भी सेफ्टी कंसर्न से गुजर रहा है, जिसकी गवाही आए दिन हो रहे रेल एक्सीडेंट्स चीख चीख कर देते हैं। रेलवे सेफ्टी से जुड़े इन्हीं कंसर्न्स को लेकर एमपी महुआ मोइत्रा ने भी संसद में सरकार की कड़ी आलोचना की थी, जहां उनका कहना था कि सरकार एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही है, मगर इतनी रेलवे एक्सीडेंट्स होने के बाद भी वो पैसेंजर ट्रेनों में ऑटोमेटिक ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कि कवच के इंस्टॉलेशन में तेजी नहीं ला रही। जबकि डेटा बताता है कि सरकार जिस स्पीड और फंडिंग के साथ देश में कवच को इंस्टॉल कर रही है, उसे देखते हुए इस काम को पूरी तरह से होने में कम से कम 50 साल लग जाएंगे। इसके अलावा जहां एक और देश के एक्सप्रेसवे खाली पड़े हैं, वहीं रेलवे रिजर्वेशन
रिजर्वेशन के लिए होती मारामारी और एक एक सीट के लिए हो रही खींचातानी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में यह सोचा जाना लाजमी है कि भारत अपने लिमिटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर को ठीक तरह से यूज नहीं कर रहा, वो भी तब जब रेलवे रोड ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा इकोनॉमिकल, फास्टर और इको फ्रेंडली है। जहां रेलवे के जरिए होने वाला फ्रेट ट्रांसपोर्ट भी रोड्स के जरिए जाने वाले कार्गो से ज्यादा इकोनॉमिकल और फास्टर होता है। साथ ही रेलवेज हाईवेज डेवलपमेंट की तरह रिबन सेटलमेंट्स को बढ़ावा भी नहीं देता। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाईवेज के किनारे किनारे डेवलप होने वाले हाउसेज, शॉप्स और बिजनेस जो हाईवे से दूर इंटीरियर एरिया तक पेनिट्रेट नहीं करते, रिबन सेटलमेंट्स कहलाते हैं। ऐसे में हमें रेलवेज पर भी उचित ध्यान देने की जरूरत है। आफ्टर ऑल यहां हमें यूएस के एक्सप्रेसवेज की सक्सेस स्टोरी के साथ साथ उसकी फेलियर स्टोरी को भी याद रखना चाहिए। जहां यूएस ने 1950s और 1960s में अपने हाईवेज पर इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया कि उसका डेवलपमेंट इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा, और नतीजा यह हुआ कि एक समय में सारी दुनिया में कटिंग एज रेलवे सिस्टम वाले यूएसए का पूरा रेल नेटवर्क ही ध्वस्त हो गया। यही नहीं, यूएस के इंटर स्टेट हाईवे को बिल्ड करने के इसी ऑब्सेशन ने उसकी सिटीज और कम्युनिटी नेबरहुड्स को भी तोड़कर रख दिया, जहां हाईवेज बनाने के लिए लोकल इंटरेस्ट्स की परवाह तक नहीं की गई। नतीजा यह हुआ कि यूएसए को इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, कम्युनिटीज का सोशल एलियनेशन, ट्रैफिक रिलेटेड डिजीज और डेथ्स तोहफे में मिले। ऐसे में हमारे लिए भी यह जरूरी है कि हम अपने नीड्स और वांट्स को पहचानें और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के सोशल, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इंपैक्ट को पूरी तरह से समझने के बाद ही उस पर अमल करें। तो दोस्तों, इसी के साथ आई होप सो कि मैंने आपको सारी चीज समझाने में सक्षम रहा हूं। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और नए नए चीजों से जुड़ते रहें। थैंक यू।